हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट का दिसंबर 2020 टर्म, जो एग्जाम अभी हुआ है जस्ट आपका, उसके पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएमए इंटर पेपर नंबर 7, सब्जेक्ट का नाम है डायरेक्ट टैक्स, तो उसके पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। राइट, ओके सर। पहला क्वेश्चन आपका आया है एग्जाम में, क्या पहला क्वेश्चन सर ये आया है कि श्री राम बोर्न ऑन 1 अप्रैल 1962 हैज टोटल इनकम ऑफ रुपीज 7,50,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23. He has opted for the section 115 BAC. How much in his income tax liability? बताइए जी। उम्र है, पहले तो उम्र देखना है सीनियर सिटीजन के हिसाब से, पर उससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इन्होंने ऑप्ट किया है किस चीज के लिए। इन्होंने ऑप्ट किया है नई वाली स्लैब रेट के लिए, ठीक है। और नई वाली स्लैब रेट में कोई उम्र का काम नहीं है, तो इसलिए ये जो आपको कंफ्यूज करने के लिए डेट दी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। राइट, ओके। अब सर 2.5 लाख वाली रेट क्या है, ये नई वाले में, नई स्लैब में क्या रेट है? तो हमने पढ़ा सर कि नई स्लैब में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अगले 2.5 लाख पे 5% टैक्स है, और अगले 2.5 लाख पे 10% टैक्स है। राइट, ओके। क्योंकि इनकम एग्जैक्टली 7,50,000 है, तो इतना ही हमें सॉल्व करना है। तो यहां पे सर हमारा टैक्स क्या बन रहा है? हमारा टैक्स बन रहा है 39,000, सॉरी, पहले मैं अलग लिख देता हूं, HEC अलग दिखा दूंगा, ठीक है। 37,500 रुपए। टैक्स कितना बन रहा है? 37,500। ऐड कर देंगे इसमें HEC 4%, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1500 रुपए। तो ये बैठ जाता है आपका 39,000। ओके, तो 39,000 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आंसर होगा ए। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? गुप्ता, उम्र है 56 साल, 56 ईयर, सैलरीड एम्प्लॉय है, और उनकी जो सैलरी इनकम है वो 4 लाख रुपए है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है लिस्टेड शेयर से वो 1.5 लाख रुपए है। तो सर सैलरी हो गई 4 लाख रुपए, और STCG जो कि 111 ए में, क्योंकि लिस्टेड शेयर्स है ना, तो इसलिए 111 ए में जो है वो है 1.5 लाख। तो टोटल इनकी जो इनकम हो गई सर वो है 5.5 लाख। सैलरी इनकम में देखो एक चीज ध्यान देना, अगर कोई आपको ये बोलता है कि सैलरी रिसीव कर रहा है, तो फिर आप उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं 50,000 रुपए की। पर यहां पे ब्रैकेट में लिखा है कंप्यूटेड, मतलब कि सर हमने जो सैलरी आपको दी है निकाल के दी है, इसलिए हम सीधे तौर पे सैलरी दे रहे हैं 4 लाख रुपए। ओके डन। तो टोटल इनकम सर कितनी हो जाएगी? टोटल इनकम हो गई 5,50,000 रुपए। ओके, नाउ टैक्स लायबिलिटी बतानी है आपको। चलिए सर, सबसे पहले जब हम टैक्स निकालते हैं तो स्पेशल रेट लगाते हैं। यहां पे स्पेशल रेट किस पे लगेगी? STCG 111 ए पे लगेगी। तो इसका मतलब सर ये जो 1.5 लाख रुपए है, इस पे 15% टैक्स लगेगा। राइट, और 15% टैक्स कितना होता है? 22,500। 22,500 का 15% टैक्स लग गया, ठीक है। अब बची सर इनकम 4 लाख रुपए। इनकम कितनी बची है? 4 लाख रुपए। अब 4 लाख पे सर स्लैब रेट लगा देंगे, तो इसको हम जनरली बोलते हैं नॉर्मल रेट। तो नॉर्मल रेट में सर देखिए ऐसा है कि 2.5 लाख पे तो हम क्या लगाएंगे? नील। 2.5 लाख पे तो क्या लगा देंगे? नील लगा देंगे। तो ये तो हो जाएगा नील। 4 लाख में से 2.5 लाख तो चले गए, अब कितना बचा सर? 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख पे लगा देंगे 5%, तो ये हो जाएगा 7,500, ठीक है। तो सर 7,500 ये हो गया। तो टैक्स बन रहा है 22,729, 30,000 रुपए। टैक्स कितना बन गया? 30,000 रुपए। अब इस टैक्स में एड ऑन कर देंगे हम HEC, ऐड कर देंगे HEC। रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, ठीक है। तो 4% जोड़ दीजिए,
1200, तो ये आंसर हो जाएगा 31,200 रुपये। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 31,200 रुपये। इसका मतलब इसमें भी आंसर ए होगा। ठीक है, इसमें भी आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। डन। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, श्री अंबालाल हैज टोटल इनकम ऑफ रुपीज 350 लाख, 350 लाख रुपए की इनकम है, मतलब 3 करोड़ 50 लाख रुपए की। इट इंक्लूड्स फ्रॉम बिजनेस 3 करोड़ एंड रेंटल 50 लाख। 3 करोड़ की इनकम तो इनकी किस में है, बिजनेस से है, और 50 लाख की इनकम इनकी रेंटल इनकम है। टोटल इनकम इनकी 3 करोड़ 50 लाख है। दोनों कैलकुलेटेड इनकम है, हम ये लेके चल रहे हैं। तो सर देखो ऐसा है, एचपी इनकम इनकी है 50 लाख रुपए, ठीक है, बीएनपी इनकम इनकी है 300 लाख रुपए। इस तरीके से 350 लाख की टोटल इनकम है। क्या पूछा है, हाउ मच द रेट ऑफ सरचार्ज अप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। कुछ भी नहीं, इसमें तो सीधा सरचार्ज का रेट पूछा है। तो सर सरचार्ज का रेट तो हम ऐसे ही बता देंगे। क्या है सरचार्ज का रेट देखिए सर, सरचार्ज का रेट कुछ इस तरीके से आपको बताया हुआ है कि अप टू 50 लाख, 50 लाख तक नो सरचार्ज, कोई भी सरचार्ज है ही नहीं। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज है। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक 15% सरचार्ज है। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक 25% सरचार्ज है। और अबो 5 करोड़ अगर आपकी इनकम है तो 37% सरचार्ज है। ऐसा पढ़ाया हुआ आपको राइट। तो सिंपल सा है सर, 3 करोड़ 50 लाख कहाँ आएगा सर, 3 करोड़ 50 लाख आएगा 25% की रेट में, राइट। तो यहां पे आंसर हो जाएगा सर सी 25%, राइट। तो जिसका भी पेपर है भैया, अभी तक के क्वेश्चन उसके सही है ठीक है, ये जो छोटे छोटे निशान लग रहे हैं ना, ये जिसका पेपर है उसने लगाए हुए हैं। तो ये यहां तक इनका आंसर ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एकनाथ प्राइवेट लिमिटेड engaged in the manufacturing activity for the assessment year 22-23. Its total income is rupees 50 lakh. It is eligible and is opted for section 115BAA. How much it is the income tax payable by Eknath Private Limited for the assessment year 2022-23? ओके, देखिए ये क्वेश्चन लॉजिकली अगर बात करें तो ये क्वेश्चन आपके इस पेपर में नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि असेसमेंट ऑफ कंपनी जो है वो आपके इंटर के सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, राइट। पर फिर भी ये क्वेश्चन डाल दिया गया, और इसमें भी जो ऑप्शंस टैक्स स्कीम होती है कंपनी के लिए वो वाला डाल दिया गया है ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 115BAA क्या होता है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ कंपनियों को ऑप्शन दिया गया है, एलिजिबल बोला ना, तो कुछ कंपनियों को कुछ कंडीशन पूरा करने पे ऑप्शन दिया गया है कि वो स्पेशल टैक्स रेट जो कि 22% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% HEC है, ठीक है। ये स्पेशल रेट दी। वैसे कंपनी के लिए नॉर्मल रेट कितनी होती है 30%। अगर टर्नओवर जो है वो कुछ 400 करोड़ के नीचे है लास्ट टू लास्ट विजिटिंग ईयर का, तो फिर भैया 25% लग जाता है। पर इस सेक्शन के अंदर स्पेशली 22% टैक्स, 10% सरचार्ज और 4% HEC के हिसाब से आपको ऑप्शन दिया गया है। हमें क्वेश्चन स्पेशली बोल रहा है कि कंपनी ने ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए हैं और कंपनी इस ऑप्शन को लेना चाहती है, तो फिर टैक्स भी हमें इस हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो होगा क्या सर? सर देखिए 50 लाख का 22%, सबसे पहले निकालेंगे 50 लाख का 22% टैक्स, तो ये हो जाता है आपका 11 लाख रुपए, ठीक है। ये कितना हो जाता है आपका 11 लाख रुपए, राइट। उसके बाद में इसमें हम ऐड कर देंगे सरचार्ज जिसकी रेट फिक्स है 10%, तो 1.1 लाख का हो जाएगा आपका सरचार्ज। तो टोटल हो जाएगा सर 12.1 लाख, राइट। अब इस पे ऐड कर देंगे आप HEC 4%, ठीक है। HEC ऐड कर देंगे 4%, तो ये आपका हो जाएगा 48, ठीक है। एक बार कैलकुलेट कर देता हूं मैं, 48,400 होना चाहिए आई थिंक, फिर भी कैलकुलेट कर ले ज़्यादा बेटर है, ठीक है।
12.1 इंटू 48,400 सही है, 48,400। ठीक है, मैंने लैक्स में लिख दिया है। तो सर इसको जब हम ऐड ऑन कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 12,58,400। कितना हो जाएगा? 12,58,400। तो यहाँ पे ऑप्शन 8 सही हो जाएगा आपका। क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन 8 ठीक जवाब है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सर, आलोक कंपनी लिमिटेड, क्या कह रहा है? आलोक कंपनी इज इंगेज्ड इन द ट्रेड ऑफ गारमेंट्स। टोटल इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई, लोन लिया इन्होंने एसबीआई बैंक से, है ना, बिजनेस लोन लिया है, टर्म लोन, और ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर 21-22 अमाउंट रुपीज 5,20,000, 5,20,000 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है इनका। ठीक है, इंटरेस्ट बन रहा है 5,20,000 का। इट पेड 2,50,000 towards the interest on term loan up to 31st March 2022. During the previous year ही उस 5,20,000 में से इन्होंने 2.5 लाख का पेमेंट कर दिया। ठीक है, आगे लिखा है कि आउट ऑफ द बैलेंस अमाउंट 1 lakh was paid before the due date of filing of ITR specified in section 139(1) कि सर जो बचा हुआ अमाउंट था 2,70,000 रुपए, उसमें से 1,10,000 रुपए इन्होंने और पेमेंट कर दिया रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले। ठीक है, और सर बाकी अमाउंट अभी भी बाकी पड़ा है। ठीक है, तो हाउ मच द इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23? सर ये मैंने आपको अलाउबिलिटी के लिए बताया हुआ है, याद है आपको? तो यहाँ पे एक तो सेक्शन हम पढ़ते हैं सेक्शन 36 और उसके साथ एक सेक्शन पढ़ते हैं 43B। ठीक है, सेक्शन 36 में इंटरेस्ट ऑन लोन को या इंटरेस्ट ऑन बोरिंग को अलाउ किया गया है, पर सेक्शन 43B का कहना है, सेक्शन 43B का कहना है कि अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है। याद है किस बेसिस पे अलाउ होता है? पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है। तो इसके लिए बोला गया है कि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले आपको इसका पेमेंट करना है, तभी ये अमाउंट आपको अलाउ होगा, वरना अलाउ नहीं होगा। जो अमाउंट पे नहीं किया वो इस साल अलाउड नहीं होगा, अगर आप अगले साल पे करते तो अगले साल अलाउड हो जाएगा। मतलब पेमेंट बेसिस पे चलता है और हमें रिटर्न फाइलिंग तक का पेमेंट लेना होता है। गिवन क्वेश्चन में हमें बोला कि 2.5 लाख का पेमेंट तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही कर दिया, तो वो तो अलाउ होना ही है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। और 1,10,000 का जो पेमेंट है सर, वो इन्होंने रिटर्न भरने से पहले पहले पे कर दिया, तो वो भी इसी साल अलाउड हो जाएगा। तो इसलिए टोटल 3,60,000 रुपए का खर्चा अलाउेबल कैटेगरी में आ जाएगा। बाकी जो पेमेंट नहीं हुआ वो इस साल अलाउड नहीं होगा, फिर जब भी पेमेंट होगा तब उसको अलाउ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 3,60,000 रुपए। ओके, यस, तो ये 360 आ गया, सेक्शन 43B का रेफरेंस यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? मिस माला इज एम्प्लॉयड इन एक्स कंपनी लिमिटेड, शी वांट्स इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेज, हाउ मच लोन फ्रॉम द एम्प्लॉयर वुड बी फ्री फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन बीइंग टैक्स्ड एज परक्विजिट। देखिए, इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन अगर आपको एम्प्लॉयर से मिलता है तो उस पे आपको कैलकुलेशन करनी होती है, बता रखा आपको। ठीक है, कि क्लोजिंग मंथली बैलेंस पे कैलकुलेशन करनी है, एसबीआई की जो रेट होगी वो मार्केट रेट हो जाएगी, जितना अमाउंट आपसे चार्ज कर रखा है उतना लेस कर दीजिए। पर यहाँ पे वैसा कुछ नहीं पूछा है, यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है कि सर वो लिमिट क्या है जहां तक इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन ही नहीं करते हम परक्विजिट में। तो आपको बताया हुआ है कि अगर 20,000 तक का लोन है तो वहां पे कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो इसमें सीधा आंसर हो जाएगा डी, 20,000। कि सर 20,000 तक का अगर आप लोन लेते हैं तो ये परक्विजिट आपके लिए कैलकुलेशन में ही नहीं आएगा। ओके, डन। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। संगमा हैज टी स्टेट इन आसाम। संगमा का क्या है भैया? टी स्टेट है आसाम में। और हिज इनकम फ्रॉम ग्रोइंग, देखो ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अगर सिर्फ ग्रोइंग होता तो प्योरली एग्रीकल्चर होता, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है तो अलग क्राइटेरिया आता है।
T for the year ended 31st March 2022 is 10 lakh. How much such income is agriculture income? मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पे लिखा होता सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस ऑफ टी तो ये पूरा का पूरा नॉन एग्रीकल्चर हो जाता, एग्रीकल्चर जीरो होता। अगर यहाँ पे लिखा होता ओनली ग्रोइंग ऑफ टी, ठीक है, ओनली ग्रोइंग होती, सिर्फ उगाना ही होता, तो वो पूरा किस में आ जाता, हम उसको ले सकते थे प्राइमरी ऑपरेशन अगर कर रहे हैं अपन, उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, हम बेच नहीं रहे, सीधे पत्तियां ही बेच रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे होते तो इन दैट केस वो पूरा एग्रीकल्चर आ जाता। पर क्योंकि ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों है तो आपने फिर भैया रेशियो पढ़ा हुआ ना 60% एंड 40%, 60% एग्रीकल्चर 40% नॉन एग्रीकल्चर, तो 10 लाख का 60% 6 लाख हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर इनकम। सिंपल, ओके आगे बढ़िए सर। आगे लिखा है सर क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर रामेश्वरन रिसीव्ड 1 lakh एज लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड फॉर रेंडरिंग मेडिकल सर्विसेज फ्रॉम ए सोशल क्लब। हाउ मच सच अवार्ड इज टैक्सेबल एज इनकम? ओके, तो सर सुनिए, देखो आप एक प्रोफेशनल हैं और आप किसी क्लब को सर्विस दे रहे हैं, समझना, आप क्लब को सर्विस दे रहे हैं और उसके बदले में क्लब आपको कोई पेमेंट कर रहा है, चाहे उसका नाम कुछ भी है, चाहे वो अचीवमेंट अवार्ड है, चाहे कुछ भी है, तो सर ये तो सिंपल सी बिजनेस इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है ना आपकी, तो यस ये तो टोटली टैक्सेबल है, इसमें टैक्स फ्री होने का कोई मतलब ही नहीं है। आपने अगर देखो यहाँ पे आपके मन में एक आ रहा होगा कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये वो क्लब का काम है, क्लब नॉन प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, डॉक्टर थोड़ी नॉन प्रॉफिट के लिए कर रहा है, उनको तो वहां से पेमेंट मिल गया ना, समझ गए, तो एक तरीके से उनको तो वहां से अपनी फीस मिल गई, तो वो उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यस। अगर ये खुद जैसे कोई मान लीजिए इनको गवर्नमेंट से कोई मिलता अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड मिलता या भारत रत्न, ऐसा कुछ जो गवर्नमेंट से अवार्ड मिलते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, ठीक है। ऐसे सोसाइटी से पैसे के रूप में अवार्ड मिला वो कोई टैक्स फ्री नहीं है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। इसमें ये दो देखो आपको एग्जाम में क्या हुआ होगा आपके साथ कि ये दो जो पॉइंट हैं ये तो आपको कहीं परेशान नहीं कर रहे होंगे, आपको परेशान किया होगा इन ऑप्शंस ने, ए और बी ने परेशान किया होगा। तो सर ए जो है ना 1017 ए, ये तो जो एमएलए एमपी को अलाउंसेज वगैरह मिलते हैं उनके लिए है, ठीक है, एमएलए एमपी को जो अलाउंसेज वगैरह मिलते हैं उसके लिए है ये तो एग्जामिशन, ठीक है, तो यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। ये अच्छा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सुनिए। Mr. A let out the property for a monthly rent of rupees 30,000 during the year, the whole of the financial year 21-22, पूरे साल 30,000 रुपए रेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी चल रही थी, ओके। म्युनिसिपल टैक्स इन्होंने 60,000 रुपए का पेमेंट किया दिसंबर 2021 में, जो कि 19-20, 20-21 और 21-22 से रिलेटेड है, मतलब 19-20 का 20,000, 20-21 का 20,000 और 21-22 का 20,000, ऐसे 3 साल का मिला के 60,000 का पेमेंट कर दिया है। How much the income under the head house property shall be taxable in the hands of Mr. A? तो बहुत सिंपल है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम सर, इसमें और तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा, सीधा एक्चुअल रेंट लीजिए आप, ठीक है, और वो है 30,000 रुपए महीना, तो इस हिसाब से बन जाता है 3,60,000 रुपए, तो यही आपकी बन जाती है जीएबी, यही आपकी क्या बन जाती है जीएबी, क्योंकि कुछ कंपैरिजन करने के लिए है ही नहीं, ठीक है। इसमें से आप कम करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड, ठीक है। अब म्युनिसिपल टैक्स पेड लिखा है, क्या लिखा है कि 60,000 रुपए का पेमेंट हुआ। अब सर ये 60,000 तो 3 साल से रिलेटेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी पेमेंट है पूरा लेस हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि म्युनिसिपल टैक्स की जो छूट होती है वो पेमेंट बेसिस पे अलाउ होती है, म्युनिसिपल टैक्स की छूट पेमेंट बेसिस पे अलाउड होती है, राइट। अब जब वो पेमेंट बेसिस पे अलाउड है तो कुछ किस साल से रिलेटेड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये एडवांस में आगे के ईयर्स का पेमेंट कर रहे होते तो हम लेस नहीं करते, पर ये तो पिछले ईयर्स का पेमेंट कर रहे हैं और करंट ईयर का पेमेंट कर रहे हैं तो हम इसको लेस करेंगे, तो एनएवी बचेगी बेटा आपकी 3 लाख रुपए, ठीक है। पर अभी भी एनएवी आई है तो हमें तो चाहिए इनकम, तो हम निकालेंगे, पहले लेस करेंगे इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A जिसका नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन, राइट, जो है 30% ऑफ एनएवी, एनएवी का 30% लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई जानकारी है नहीं, तो फाइनली बचेगा 2,10,000 रुपए, ये आपकी एचपी इनकम में आएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा काम का है, सी, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बताइए जी, क्लियर है यहाँ पे? डन,
ओके देखो यहाँ पे बहुत गलतियां हो जाती है। किसी ने क्या नहीं किया होगा, म्युनिसिपल टैक्स 1 साल का लेस कर दिया होगा, एक गलती हो सकती है, ठीक है। किसी ने क्या नहीं किया होगा सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी होगी, 3,05,000 कर दिया होगा, ऐसा भी किया होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये गलतियां हो सकती है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सर कि रंजीत उम्र 50 साल और हैज इनकम बाय वे ऑफ लॉटरी। इनकी पहली इनकम ही क्या है सर? लॉटरी है। कितनी? 25 लाख रुपए की, राइट। और लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, एचपी लॉस भी है भाई, तो ये लीजिए एचपी लॉस कितना है? 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। हाउ मच हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 हाउस लाइबिलिटी क्या होगी? तो देखिए ये थोड़ा सा सेट ऑफ टाइप का क्वेश्चन है। सेट ऑफ में हमने पढ़ा हुआ है कि सर इंट्रा हेड, इंटर हेड और कैरी फॉरवर्ड 3 ऑप्शन होते हैं। इंट्रा हेड यहाँ पे पॉसिबल है नहीं क्योंकि किसी सेम हेड में लॉस और इनकम दोनों है नहीं। इंटर हेड की बात अगर करें तो सर क्या एचपी का लॉस लॉटरी से सेट ऑफ हो सकता है? तो आंसर इज नो। लॉटरी से किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होता है, ना ही लॉटरी का लॉस किसी और इनकम से सेट ऑफ होता है, समझ गए। तो लॉटरी ना सेट ऑफ करती है ना करने देती है, ठीक है। तो सर ये जो 1.5 लाख का जो लॉस है ये तो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, और टोटल इनकम में सिर्फ 25 लाख रुपए लॉटरी वाले चले जाएंगे, राइट। चलिए जी, लॉटरी वाले 25 लाख रुपए भेज दीजिए, तो यहां पे आ जाएगी टोटल इनकम 25 लाख रुपए। टोटल इनकम कितनी आ गई? 25 लाख रुपए। अब सर टोटल इनकम पे टैक्स लगाइए। बिल्कुल लगा देते हैं सर। अब देखिए टैक्स में आपको बताया हुआ है कि पहले सर स्पेशल रेट लगाते हैं फिर स्लैब रेट लगाते हैं। अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को कि सर वो जो 2.5 लाख वाला जो है वो छूट यहाँ से मिलेगी नहीं मिलेगी। तो स्पेशली मना किया हुआ है कि लॉटरी इनकम में से 2.5 लाख की कोई छूट नहीं मिलती है। तो ये 25 लाख पे पूरा 30% टैक्स लगेगा, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलनी है। तो टैक्स बनेगा सर 7.5 लाख रुपए, राइट। इस पे जोड़ देंगे हम HEC 4%, तो 7.5 लाख का 4% कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा आपका 28 और 2 30,000, ठीक है। तो आंसर आना चाहिए आपका 7.8 लाख टैक्स लायबिलिटी। तो देख लीजिए 7,80,000 ऑप्शन बिल्कुल है, डी ऑप्शन है आपका, तो आंसर हो जाएगा डी। बोलिए जी, क्लियर है? तो ये था आपका MCQ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, ठीक है। आई होप आप सबने ठीक किया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा मैच द फॉलोइंग्स। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक क्या है? मैच द फॉलोइंग्स। तो चलिए मैच द फॉलोइंग्स को भी मैच करवा देते हैं। तो मैं तो यहीं पे करवा देता हूँ। वैसे आपको अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए। अच्छा, प्रेजेंटेशन में क्या करना चाहिए मैंने पहले बताया था आपको पहले भी कि इस साइड को कभी भी चेंज नहीं करेंगे, ये इसी सीक्वेंस में आएगी, ठीक है। ये ऐसे के ऐसे इसी के इसी सीक्वेंस में आएगा, इनको आपको कभी चेंज नहीं करना होता है क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आंसर ये वाला है, इधर वाला, तो इनका सीक्वेंस आप चेंज करेंगे, राइट। ओके सबसे पहले बोला है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड। बताइए जी, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होता है? तो सर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होता है, उसका कोई टाइम नहीं है, तो नो टाइम लिमिट। तो यहां पे सही जवाब हो जाएगा ई, ठीक है। 1 के सामने ई जवाब हो जाएगा। ओके ओके लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड। स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है वो कितना कैरी फॉरवर्ड होता है? सर 4 साल होता है, तो आंसर है डी। यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल है, मैच द फॉलोइंग सबसे आसान होता है वैसे भी, ठीक है। तो सर यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सर सेक्शन 16(2) में आता है, और वहां पे आपको याद होगा कि हम बेसिक सैलरी का 20% ऑफ बेसिक सैलरी ऐसे करते हैं ना, तो वहां पे 5,000 रुपए क्या होता है? 5,000 रुपए का आपको मैक्सिमम छूट मिलती है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है, 5,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEA। सर 80EEA में आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख की मिलती है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। और नेक्स्ट आ जाइए सर मैक्सिमम लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी एलिजिबल फॉर सेट ऑफ फ्रॉम द अदर हेड। मतलब ये बात कर रहे हैं इंटर हेड की। तो एचपी का जो लॉस है उसको जब हम इंटर हेड करते हैं तो मैक्सिमम 2 लाख का सेटल कर सकते हैं उसको। 2 लाख से ऊपर का सेटलमेंट नहीं होता है, सेट ऑफ नहीं होता है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ये 5 नंबर आपको बहुत इजीली मिल गए होंगे, आई होप, राइट। चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए इसे ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन है सर, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन ए पर्सन स्टे लेस देन 182 डेज इन इंडिया येट ऑल इज इनकम अक्रूड इन इंडिया इज टैक्सेबल। अब देखो ये बहुत आसान है क्वेश्चन वैसे तो, हालांकि इसकी लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, पर वैसे ये बहुत आसान है, ठीक है। कैसे, सुनिए। जैसे इसने कहा कि इंडिया में 182 डेज से कम रहा, आपका पूरा ध्यान ले गया ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के ऊपर, राइट। कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि सब ये रेजिडेंट नहीं है, ये तो नॉन रेजिडेंट है। कुछ लोगों ने ये डिसाइड कर लिया होगा कि सर पता नहीं पिछले साल तो 60 दिन रहा नहीं रहा, फिर उससे पिछले साल 365 दिन रहा नहीं रहा, वो उसमें लग गए होंगे आप। पर ऐसा करना ही नहीं था, क्योंकि आगे क्या लिखा है उस पर फोकस कीजिए। आगे लिखा है इनकम अक्रूड इन इंडिया। क्या लिखा है, इनकम अक्रूड इन इंडिया। अरे भाई रेजिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी हो, अगर इनकम अक्रूड इन इंडिया है तो सबके लिए टैक्सेबल है, समझ गए, तो सबके लिए ही टैक्सेबल है। तो भैया इंडिया में अक्रूड हुई तो टैक्सेबल है, तो सही है, सही बोल रहा है ये, तो ये आपका ट्रू है, बिल्कुल पहला पॉइंट ट्रू है। फर्क ही नहीं पड़ता ना, आप रेजिडेंट, इस कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं है 182 डेज का। आप नॉन रेजिडेंट है तो भी इंडिया में कमाई हुई इनकम टैक्सेबल है, आप रेजिडेंट है तो भी इंडिया में कमाई हुई टैक्सेबल है। तो इसलिए इस पॉइंट में ट्रिक यहां है, इनकम अक्रूड देखना है, वो इंडिया में हुई है, राइट। ओके, दूसरा कह रहा है एन इंडिविजुअल कैन नॉट क्लेम 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये भी फॉल्स हो गया सर, ये तो कैसे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर। पहले एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते थे, बाद में अमेंडमेंट हो गया और 2 घर को आज आप सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हैं, पर आप उसमें रहने चाहिए, राइट। ओके, तो ये फॉल्स हो गया आपका। तीसरा पॉइंट, द टाइम लिमिट फॉर री इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गेन बॉन्ड इज अप टू ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ आईटीआर। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, इसमें आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। देखिए कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में क्या बोला गया है, वैसे तो इनमें बोला गया है कि जो नया इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है, ठीक है। उस नए इन्वेस्टमेंट में आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया वहां से 6 महीने। अब हो सकता है सर वो 6 महीने मेरे रिटर्न फाइलिंग से पहले पूरे हो गए, तब तो मेरा टाइम उतना ही रहेगा ना, समझ रहे हैं। जैसे ऐसा समझिए कि मैंने अभी अप्रैल में, मान लो अप्रैल 2021 में ही एसेट बेच दी, तो मुझे 6 महीने में बॉन्ड खरीदने हैं, ठीक है। रिटर्न भरूंगा मैं 31 मार्च 2022 के बाद में, तो वो वाला अलाउेबल नहीं है। तो इसलिए ये सर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है वो 6 महीने का ही है, समझ रहे हैं, टाइम जो है वो 6 महीने का ही है। हाँ, अगर आपने एंड ऑफ द ईयर बेची है सेट, तो हो सकता है आपको रिटर्न भरने से पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़े, ताकि आप रिटर्न में उसको डिस्क्लोज कर सकें, समझ गए। जैसे मान लीजिए आपने मार्च 22 में बेची है सेट, तो अब आपको रिटर्न भरने से पहले 6 महीने जो है आपके वो रिटर्न के बाद भी जा रहे हैं, ऐसा समझिए, रिटर्न के बाद भी आपके 6 महीने जा रहे हैं, तो आपको रिटर्न भरने से पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पर जो टाइम है, थ्योरेटिकल जो बात है वो ये है कि 6 महीने का टाइम होता है, रिटर्न फाइलिंग तक का टाइम नहीं होता है, राइट। तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर मतलब 80 साल और उससे ऊपर वाले, तो इफ नॉन रेजिडेंट, और कौन है बंदा, नॉन रेजिडेंट, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए होगी क्या, ठीक है, बिल्कुल सही है सर, 2.5 लाख ही होगी, ठीक है। यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, जैसे ही वेरी सीनियर सिटीजन देखते हैं 5 लाख रुपए पकड़ लेते हैं, ठीक है। पर भैया ये भी देखिए कि नॉन रेजिडेंट है ये, नॉन रेजिडेंट को सीनियरिटी के बेनिफिट नहीं मिलते हैं, तो इसलिए उनके लिए तो 2.5 लाख ही रहेगा, चाहे उम्र कुछ भी हो, ओके। नेक्स्ट इज एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹1000 पर मंथ। सर ये फॉल्स है, ये क्या है, ये फॉल्स है। वाई, क्योंकि सर 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड होता है, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, 1000 रुपए तो नहीं होता है, ठीक है, ओके। अब यहां पे भी एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, कुछ लोगों ने एजुकेशन अलाउंस को एजुकेशन फैसिलिटी समझ लिया होगा, और अगर आपने एजुकेशन फैसिलिटी पढ़ लिया तो जरूर आप इसको गलत करके आए होंगे, क्योंकि वहां पे 1000 रुपीज पर मंथ तक की एजुकेशन फैसिलिटी एग्जम्प्ट होती है, पर इट्स नॉट फैसिलिटी, इट्स अलाउंस, तो अलाउंस के हिसाब से ट्रीटमेंट करना था, ओके। तो ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स। चलिए सर आगे चलते हैं, फिलिप्स और कर लेते हैं। आज इतना ही करेंगे, फिलिप्स तक करवाऊंगा इस पार्ट में, अगले पार्ट में फिर इसके जो बड़े क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। तो आज का आगे टॉपिक है फिलिप्स, क्या है देखिए,
पहला कह रहा है सर रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन इज एग्जम्प्टेड, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन इज एग्जम्प्टेड अप टू कितना होता है सर? 5 लाख रुपए, ठीक है, अप टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए, ठीक है। मतलब सर वैसे तो देखो एक्चुअल अमाउंट और वो सब हम कैलकुलेट करते ही हैं, पर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 लाख रुपए तक हो सकता है। तो अमाउंट यहाँ पे 5 लाख लिखना है आपको। दूसरा पॉइंट कह रहा है व्हेन माइनर इनकम इज क्लब्ड, तो क्या मिलता है सर? 1500 रुपए की डिडक्शन मिल जाती है आपको, ठीक है, 1500 रुपए की डिडक्शन मिलती है ना 1032 में, राइट। तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन पेटेंट, बताओ सबसे आसान क्वेश्चन है। पेटेंट पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है सर? 25%, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। मैक्सिमम क्वांटम ऑफ पेनल्टी फॉर फेल्योर टू फाइल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, 44AB पढ़ाया था। 44AB में आपको 271, देखो पहला सेक्शन था 44AB जो ये बता रहा था टैक्स ऑडिट किसको करानी है, फिर पढ़ाया था 271B जो ये बता रहा था कि ऑडिट नहीं कराएंगे तो पेनल्टी कितनी है। तो सर पेनल्टी में बताया था कि 0.5% ऑफ टर्नओवर या रिसिप्ट और 1.5 लाख रुपए, ठीक है, विच एवर इज लेस। तो मैक्सिमम कितनी लग सकती है सर? सर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए लग सकती है। तो 1,50,000 इज द राइट आंसर। लास्ट पॉइंट है, फॉर ए गुड्स कैरीज विथ 7 टन कैरिंग कैपेसिटी, तो इनकम क्या होगी पर मंथ? सर बहुत आसान है, 7,500 रुपए। यहां पे कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि आप अगर ये रट्टा मार के गए होंगे कि सर मीडियम लाइट और हैवी व्हीकल होते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि मीडियम लाइट और हैवी में फर्क क्या है, तो ये गलत हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको हैवी समझने की गलती कर देंगे, जबकि हैवी 12 टन से ऊपर होता है, ठीक है, तो उसके लिए 12 टन की रिक्वायरमेंट है, ये तो 7 टन ही है, तो ये मीडियम में या लाइट में आएगा, तो इसलिए 7,500 रुपए पर मंथ की इनकम रहेगी। बोलो क्लियर है? चलिए, तो ये थे आपके भैया 25 मार्क्स के आंसर्स। आई होप आपको इसमें गाइडेंस मिलेगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और बाकी जिस सब्जेक्ट का भी आपको सजेस्टेड आंसर चाहिए आप हमें इस कमेंट पे लिख के दीजिए, हम जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।